हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स टर्म 2 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें उसके पार्ट 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव सभी के सभी हमने क्वेश्चन सोल्व किए और पार्ट 2 में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप अरिहंत बुक में देखेंगे क्वेश्चंस को तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्हीं में आ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें दो सेक्शन बनाए हुए हैं, एक तो है शॉर्ट आंसर और एक है लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूं, इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं, देन आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और इक्वल टू में अगर इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं देन आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं। अगर आप सिंपली इसको सोल्व करते हैं देन यू विल गेट 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड पार्ट की कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल टू इसको सोल्व करते हैं, देन 4x प्लस 12। मैं देख रहा हूं ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू जीरो, क्योंकि 4x से 4x तो कट हो गया। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 मैक्सिमम आ गई यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 1 बाय रूट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस 1। रूट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। अगर रूट है तो हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, 1 बाई रूट 3 रख देंगे x की जगह, तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। 1/√3 रखते हैं तो p इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3 प्लस √3 माइनस √2 इंटू एक्स, जो कि 1/√3 है, -1 इक्वल टू जीरो। ये हो गया। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो p बाई थ्री, ये तो बना p बाई थ्री, और प्लस इधर x की जगह 1/√3 रखा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बनेगा, देन माइनस √2/√3 बनेगा, और ये -1 है इक्वल टू जीरो है। तो देखो ये तो आपको कट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो 1 -1 जीरो हो गया। अब ये इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि p/3 इज इक्वल टू √2/√3, और 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, और हमें पता है 3 में 2√3 होते हैं, तो एक √3 कट हो जाएगा, यानी कि p की वैल्यू आ गई √6। p की वैल्यू √6 आ गई। हमसे पूछा है p स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा √6 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In each of the following questions, determine the value of k for which the given value is a solution of the equation। ठीक है, वैल्यू दी हुई है, जैसे इसमें x इक्वल टू 2 दी हुई है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालनी है। सीधा 2 पुट कर दो। सीधा 2 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। 4k, ये 1 है, इक्वल टू में जाएगा तो -1 हो गया, देन k की वैल्यू आ गई -1/4। फर्स्ट पार्ट सोल्ड, बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। x की वैल्यू -a दी हुई है, -a रख दो। -a का स्क्वायर होता है +a का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू -a, तो -2a² बन गया ये, -2a स्क्वायर, और -k इक्वल टू जीरो है। ठीक है, मैं यहां देख रहा हूं भाई, ये तो बन रहा है -a² और -k इक्वल टू जीरो, तो k को इधर ले जाओ, k की वैल्यू आ गई, दैट इज -a²। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लिया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़े में ही सोल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, के की वैल्यू निकालनी है, वापस वही x की वैल्यू दे रखी है, पुट करनी है, के की वैल्यू आ जाएगी, पुट करते हैं। चलिए 3 पुट किया मैंने, फर्स्ट वाले में देखते हैं, 3 पुट किया तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 इंटू के, तो ये हुआ 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 6k को इधर ले जाओ, 6k इक्वल टू 9 माइनस 6 3 बन गया, तो k की वैल्यू 3/6 यानी कि 1/2 आ गई। काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/2 पुट करते हैं। 1/2 पुट किया तो 1/2 का स्केयर होता है 1/4 माइनस k इंटू 1/2 यानी कि k/2 माइनस 5/4 और इक्वल हो गया 0। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, k/2 को इधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 1/4 माइनस 5/4 माइनस 4/4, माइनस 4/4 क्या होता है, -1 होता है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, k की वैल्यू आ गई -2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस आर द सॉल्यूशन। ये चेक करना है सॉल्यूशन है कि नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम 1 - 1/2 रख के देखते हैं। 6 इंटू -1/2 का स्केयर 1/4 माइनस x की जगह -1/2 -2, चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं, LHS लिया है मैंने। ओके, तो ये 6/4 यानी कि 3/2, और ये +1/2, 3/2 प्लस 1/2 4/2 हो गया, 4/2 होता है 2, और आगे -2 है, 0 बन गया, जो कि RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब -1/2 इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, अब सेकेंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं कि 1/3 भी इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ठीक है, 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर हुआ 1/9 माइनस x की जगह 1/3 रख दिया, और -2 LHS लिया है अगेन, तो ये बन रहा है अब 2/3, ये बन रहा है 2/3 माइनस 1/3, 1/3 बच गया, और -2 करेंगे तो 0 तो नहीं आ सकता, तो नॉट इक्वल टू RHS, 0 नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि x इक्वल टू 1/3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से इसे हमें सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला रूल लगाएंगे कि ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो 4 2 जा 8, और √3 इंटू √3 हो गया 3, यानी कि -24 आना चाहिए प्रोडक्ट, ये बोला गया है। ओके, और सम कितना आना चाहिए, जितनी बीच वाली टर्म है, यानी कि 5 के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 8 और -3, क्योंकि सम करोगे प्लस का 5 आएगा, प्रोडक्ट करोगे माइनस का 24 आएगा। तो यही हम कर देते हैं यहाँ भी, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, एक x भी आ रहा है, तो इधर बचा √3x प्लस 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, -√3 कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस भी ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा। √3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 3 है, 3 में दो √3 होते ही है, और एक √3 यहाँ भी है, तो √3 तो कॉमन आएगा ही। ओके, इधर √3x और साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस लिया गया है, तो इधर बचेगा 2, और इक्वल टू हो गया 0। अब देखो, √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3, ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसको 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी -2/√3, और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी √3/4। ये दो इसके सॉल्यूशंस हो गए, सोल्व करना था ना, तो इस तरीके से ये दो इसके सॉल्यूशंस हो गए। ये इसका पूरा सब्जेक्टिव वाला मेथड मैंने आपको बताया है, इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, सोल्व फॉर x।
एक्स के लिए सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, आपने किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस। 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। हम क्या करते हैं, चलो इधर ही एलसीएम ले लो ओनली। मैंने एक्स एलसीएम लिया, इधर बना 16 माइनस एक्स और इधर है 15 अपॉन एक्स प्लस 1। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इधर तो 15x आ गया और इधर क्या आएगा, पहले 16 माइनस एक्स में x को मल्टीप्लाई कर लो, देन 16x माइनस एक्स स्क्वायर, देन 16 माइनस एक्स में 1 को कर लो तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स, ये बन गया। ओके, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर इधर माइनस में, इधर ले आओ प्लस में हो गया। 16x प्लस में इधर ले आओ माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स को इधर ले आओ प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि ये 15x है जो कि 15x से कट ही हो गया, ये तो कट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इक्वल टू में 16 बचा है इधर की तरफ, तो इसको एज इट इज ही रहने दो क्योंकि सोल्व करना है सीधा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, दैट्स ऑल। पूरा क्वाड्रेटिक, पूरी इक्वेशन बनी भी नहीं जो हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाना पड़े, सिंपल बनी थी तो वो इजीली सोल्व हो गई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं। पहले सभी एक तरफ ले आते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए, सॉरी मैं इधर लेके आ रहा था, इसको इधर ले आता हूं डायरेक्ट, माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, सॉरी मैं यहाँ प्लस एक्स लिख दिया मैंने, जबकि आना था माइनस एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ। रीग्रुपिंग मेथड आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन का, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इस a माइनस एक्स को एज इट इज रख देते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ए एक्स कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का ए, ये बच रहा है, ये बच रहा है। ओके, इधर तो लेकिन ए माइनस एक्स है, इधर x माइनस ए, मैं क्या करता हूँ माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। उससे क्या होगा भाई, x प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, चलो मैंने ये कर तो दिया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ, फैक्टर बन गए। फैक्टर बन गए कैसे भाई, x माइनस ए कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा ए एक्स और इधर बचेगा माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। अब x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो कि a आ गई, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं जो कि 1 बाई a आ गई। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, रूट्स। तो इस तरीके से करना है हमें, यानी कि टर्म तो स्प्लिट हुई पड़ी है पहले से ही, बस दो दो करके कॉमन लेना बाकी रह गया था। कॉमन लो, सोल्व करो, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रूट वाला। अगर रूट वाले क्वेश्चंस आए तो उन्हें हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी आप देखिए। देखो इधर है रूट 6x प्लस 7। आपको क्या करना है, रूट वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी सभी टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। इससे क्या करना है फिर उसके बाद, हमें करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी जिसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर किया तो ये तो बना 6x प्लस 7, इक्वल टू में मैं देखता हूं होल स्क्वायर ओपन कर दो, 2x का स्क्वायर बना 4x स्क्वायर, देन माइनस 2ab माइनस 28x, देन प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन किया है और कुछ भी नहीं किया। ओके, 4x स्क्वायर, ये माइनस 6 इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस 34x, और ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 42 बना देगा। 42 इक्वल टू बन गया 0, 2 से डिवाइड कर लो ताकि इक्वेशन थोड़ी सी तो छोटी हो जाए। तो ये बना 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, मर्जी है आपकी। तो 21 टू जा 42,
42 और 14 थ्री जा भी 42 होता है, तो -14 और -3 ये दो नंबर हो जाएंगे। यानी कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2x स्क्वायर -14x -3x +21। यहां से मैं कॉमन लूंगा तो 2x कॉमन आएगा, इधर बचा x -7, यहां से कॉमन लूंगा तो 3 कॉमन आएगा, इधर बचेगा x -7, साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके, इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो x -7 कॉमन लिया, इधर बचा 2x -3 इक्वल टू 0 चल रहा है साथ साथ। ओके, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 7, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 3/2। ये दो इसके रूट्स निकल गए, ये दो इसके रूट्स निकल गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है, फाइंड न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स, न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इसके रूट्स निकल रहे हैं ना, उनका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे, पहले रूट्स तो निकाल लें। पहले ये चेक कर लो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हो रहा है क्या, प्रोडक्ट -18 और सम -7, -9 और 2 बन गया। तो डायरेक्ट इसके फैक्टर वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके दिखाना पड़ेगा। -9x + 2x -18 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन लिया तो x इंटू एक्स -9 हो गया, यहाँ से कॉमन लिया तो फिर से 2 इंटू एक्स -9 हो गया। अब x -9 मैंने कॉमन लिया तो इधर आ गया x + 2। x की यहाँ से वैल्यू तो आ रही है -9 और यहाँ से वैल्यू आ रही है, सॉरी यहाँ से वैल्यू आ रही है +9, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो 9 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब इसने क्या पूछा है, न्यूमेरिकल डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है। 9 और -2 के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो 9 + 2 यानी कि 11 हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में लेकर चलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो आप ये सोचे कि पहले इसको लिख लूं और बाद में इसको लिख लूं तो -11 आएगा। तो डिफरेंस को हम पॉजिटिव में लेकर चलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 11 लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। अब एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, -b + (-√b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये ए बी सी क्या है, ए x² का कोफिशिएंट, ये a है यहाँ पर, और b होता है x का कोफिशिएंट जो कि 11 है, और c होता है कांस्टेंट जो कि 6√3 है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, -b ± (√b² यानी कि 121 -4ac यानी कि 4 इंटू √3 इंटू 6√3, ये बन गया। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2√3। ओके, -11 ± देखो ये तो 121 है, -4 6 जा 24, और ये बनेगा 3, 24 3 जा 72, तो 121 -72 और डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये तो देखो दिख रहा है 49 बन रहा है, 49 बन रहा है, आप माइनस करेंगे तो यानी कि 7, तो इसे हम लिख सकते हैं -11 ± 7/2√3। और थोड़ा सोल्व कर लो, पहले पहले हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस किया, अगर दोनों को प्लस किया तो -11 + 7 -4/2√3 बन जाएगा, और दोनों को माइनस किया तो -18/2√3 बन जाएगा। अब और ज्यादा रैशनलाइज आपको करना है या सोल्व करना है तो इस तरीके से कट करके आप कर सकते हैं, यानी कि ये तो बनेगा 2/√3 और दूसरे वाला बनेगा 9/√3, तो इसको हम 3√3 भी
बोल सकते हैं। 9/√3 को अगर रैशनलाइज करोगे तो 3√3 भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दोनों ये इसके रूट्स हैं, या यहीं भी छोड़ देंगे आप तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम रूट्स इसके फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है? इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 1, डी इसका 1 के इक्वल है। डी हम किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट के अंदर वाली टर्म होती है, ये वाली, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म कहलाती है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है ये? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी क्या है? माइनस एस, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस एस का स्क्वायर -4 इंटू A 5 है और C 4 है, C 4 है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? डी हमें दिया हुआ है 1 के इक्वल, तो इसको हम 1 के इक्वल रख देते हैं। तो ये बना एस स्क्वायर इक्वल टू 20, 80, इधर गया 81, 81। एस का स्क्वायर 81 है, तो एस की वैल्यू हो गई ±9 के इक्वल। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था ये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया शो दैट दिस हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ये शो करना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, अभी शो कर देते हैं। देखिए कैसे, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, ये बनेगा x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये बन गया x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है, ये तुमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। देन ये बना वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 में बना दिया मैंने। ओके, अब हम चेक करेंगे इसका डी। अगर इसका डी 0 से कम आता है, लेस देन 0 आता है, तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। y की ही कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी। y जब रियल नंबर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर भी रियल नंबर नहीं हो सकता। ओके, हम क्या करते हैं, y की वैल्यू चेक करते हैं d से। d क्या होगा? b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट, -4 इंटू ए इंटू सी, ए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। तो मैं देख रहा हूँ ये तो भाई -3 आ रहा है, विच इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स ऑल, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट है, देखो इक्वल रूट में क्या होता है? d 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0, और d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल रखना है। चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b का स्क्वायर यानी कि -k² और -4 इंटू ए इंटू सी, ये 0 के इक्वल है। क्या बना? के स्क्वायर -4 × 2 = 8k इक्वल टू 0। के कॉमन ले लेते हैं, k -8 इक्वल टू 0। ओके, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। वाह, उसी तरीके से जैसे फैक्टर में हम करते हैं, या तो ये 0 होगा तो k की वैल्यू 0 आ गई, या फिर ये 0 होगा तो k की वैल्यू 8 आ गई। ये दो वैल्यूज k की पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, दो वैल्यूज पॉसिबल है, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। अब रियल आ रहा है, रियल की क्या कंडीशन होती है भाई? देखो इक्वल रूट्स है तो भी रियल है, और डी ग्रेटर देन 0, अगर अलग अलग रूट्स आते हैं तो भी वो रियल होते हैं। सिर्फ डी लेस देन 0 के केस में नो रियल रूट होते हैं। तो डी 0 से बड़ा हो जाए या 0 के इक्वल हो जाए, इस केस में रियल रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, ये बात तो क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, के की किस वैल्यू के लिए रियल रूट होंगे? हम डी की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। डी क्या है भाई? बी स्क्वायर -4
ए और सी, ये है डी। इसको मैंने रख दिया ग्रेटर देन होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बन रहा है 9k² और ये बन रहा है 9 तो इधर है ही, और 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है। तो 9 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, देन k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि k का स्क्वायर 16 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये हमें पता लगाना है। k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अब देखो भाई, -4 मैं लेता हूं तो उसका स्क्वायर भी 16 होता है, और 4 मैं लेता हूं इसका स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन हमें स्क्वायर 16 के इक्वल तो चाहिए ही चाहिए, या 16 से बड़ा हो जाए तो भी काम चल जाएगा। देखो ये तो बात क्लियर है कि k की वैल्यू बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए 4 से, क्योंकि 4 4 पे 16 है, क्लियर है। 4 से बड़ा k की वैल्यू अगर 5 हुई तो भी इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 16 आएगा, यानी कि 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है, 4.9 भी हो सकती है, यानी कि 4 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा अब देखते हैं हम, ये जो -4 है इसका क्या करना है। भाई -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है, यानी कि -4 भी तो इसकी वैल्यू हो गई, -4 भी वैल्यू हो गई। अच्छा -4 से अगर कम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे -5, उसका स्क्वायर भी 25 होता है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि k का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 16 से, तो भाई -5 का स्क्वायर बड़ा ही तो है। अच्छा -6 का स्क्वायर बड़ा ही तो है 16 से, -6 का स्क्वायर 36 बनेगा, जो कि 16 से तो बड़ा ही है। तो k की वैल्यू या तो 4 के इक्वल या उससे बड़ी, या फिर k की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो -4 के, छोटी हो या बराबर हो -4 के, ये दोनों वैल्यूज इसका आंसर होगा, ये दोनों वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट, ये सब हमें प्रूव करना है, ये तो अपने आप आ जाएगा। इक्वल रूट की कंडीशन रख दो बस, हमें देखना भी नहीं है क्या दे रखा है, ये अपने आप आएगा। हमें इक्वल रूट की कंडीशन रखनी है। इक्वल रूट क्या होता है भाई, इक्वल रूट होता है d इक्वल टू 0, d यानी के b² माइनस 4ac, b² - 4ac। अच्छा b क्या है यहाँ पर, 2mc, तो 2mc² माइनस 4 इंटू ए यानी के 1 + m² इंटू सी यानी के c² - a² इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 है, ये सब माइनस में है तो मैं इसे इधर ले आता हूं, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा, ये माइनस साइन खत्म इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं इसलिए इधर लेके आया क्योंकि भाई 4 से 4 काटना है मुझे। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है, और इधर 4 इंटू ये सब है, तो भाई ये 4 से 4 तो कट हो गया ना, कट हो गया। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करते चलो, 1 को पहले मल्टीप्लाई किया तो c² - a², देन m² को किया तो +m²c² और -m²a²। ठीक है, अब देखो भाई m²c², इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म, खत्म हो गया। इक्वल टू में तो 0 बचा है खाली, इक्वल टू में तो खाली 0 बचा है, इधर क्या बचा है c² - a² प्लस ये तो खत्म हो गया, माइनस ये बचा है माइनस m²a²। अच्छा हमें c² इक्वल टू चाहिए ना, c² इक्वल टू, तो c² को एक तरफ रखो, बाकी दोनों को जो भी है बाकी सब एक तरफ ले जाओ, तो c² इक्वल टू इन्हें मैं एक तरफ ले गया, जो कि a² प्लस का हो जाएगा और m²a² भी प्लस का हो जाएगा। a² कॉमन ले लो और देख लो वही रिजल्ट बचा है जो पूछा गया है, बिल्कुल वही बचा है जो पूछा गया है क्वेश्चन में, यही हमें प्रूव करना था। और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, सीधी कंडीशन रखनी है बस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। दो नंबर्स का सम 11 है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनका रेसिप्रोकल करें तो 11/28 है। नंबर्स निकालने हैं भाई। लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैंने एज्यूम कर लिया x। देन सेकंड नंबर, देखो पहला नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर अपने आप ही अब 11 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि सम 11 दिया हुआ है। तो एक x तो दूसरा 11 में से x को माइनस कर दो, दूसरा नंबर निकल गया। अब क्या बोल रहा है, इनके रेसिप्रोकल का सम 11/28 है। भाई फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल 1/x, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल 1/11 माइनस एक्स। इनका सम 11/28 है। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। चलिए सोल्व करते हैं। x इंटू 11 माइनस एक्स, तो इधर बना 11 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 11/28। तो भाई ये तो इससे कट हो गया, ये तो यहाँ तो ये कहानी खत्म, ये कहानी तो खत्म हो गई। अब 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 11 इंटू एक्स इंटू 11 माइनस एक्स। मैंने 11 में ये मल्टीप्लाई किया, और इधर है 28 इंटू 11। मैंने 11 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 11 इधर जाके डिवाइड होके कट हो जाएगा और ये 11 बन जाएगा। 11 नहीं, 11 कट हो जाएगा, सॉरी। ओके, ये 11x और ये माइनस एक्स स्क्र, 11x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 28। सब कुछ इधर ले आओ, तो ये बना एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। हमें पता है 7 4 जा 28 होता है, तो -7 और -4 दो इसके फैक्टर निकले। अब मैं डायरेक्ट फैक्टर लिखूंगा, x माइनस 7 और x माइनस 4, ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। तो एक x की वैल्यू 7 होगी और एक x की वैल्यू 4 होगी। दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालने। एक नंबर अगर 7 है, लेट पहला नंबर x की वैल्यू 7 है। देखो x की वैल्यू अगर 7 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 4। ये फर्स्ट नंबर हो गया और सेकंड नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस, अगर फर्स्ट नंबर 4 है, जो कि 4 भी आ रहा है, तो अगर फर्स्ट नंबर 4 है तो सेकंड नंबर 11 माइनस 4 यानी कि 7 हो जाएगा। तो नंबर वही दो निकल रहे हैं, 7 और 4। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वेरीफाई करना चाहो तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई दोनों का सम 11 बन रहा है, 7 4 11 बन रहा है। इनके रेसिप्रोकल का सम 11/28, चलो चेक करके देख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/7, एलसीएम आ रहा है 28, 7 प्लस 4, यस 11/28 बन गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच है, हरभजन टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर। जहीर की मान लो आप, जहीर की मान लो, लेट जहीर ने x विकेट ली है। तो अब हरभजन ने कितनी विकेट ली है भाई, 3 विकेट लेस, 3 विकेट कम। किससे 3 कम, ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जहीर। जहीर ने जो विकेट ली है उसके ट्वाइस से कर दिया, ट्वाइस, इससे 3 कम विकेट, मतलब कि -3, ये लिखा हुआ है क्लियरली, 3 विकेट लेस, तो 3 कम कर दिया। ये जहीर की हो गई, ये हरभजन की हो गई। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ विकेट टेकन बाय दीज टू, इन दोनों के द्वारा जितनी विकेट ली गई है उनका प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू 2x माइनस 3, वो 20 के इक्वल है। रिप्रेजेंट करना है, खाली खाली रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना। तो कर देते हैं, देखो 2x स्क्र माइनस 3x बन गया ये तो, और 20 को इधर ले आओ, -20 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इस तरीके से
ये होगा। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं सोल्व भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इजीली सोल्व हो जाएगा। इसके दो फैक्टर बनने, दो मतलब नंबर बता देता हूं मैं जिससे हम कर सकते हैं, -8 और 5, -8 और 5 यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हिंट है इसकी, ये इसकी हिंट है अगर आप सोल्व करना चाहें तो। हालांकि इसमें यही बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। ओके, अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें लास्ट वाला। तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर हमारी कवर हो रही हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स हैं, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो भाई पहले 2 रखो, 3 रखो, ए और बी में इक्वेशन आएगी, सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो कैसे। पहले मैं 2 रखता हूँ, 2 मैंने रखा, लेट x इक्वल टू 2 पहले रखता हूँ मैं। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस 2b और इक्वल टू 0 तो है ही। तो ठीक है, 3 4 जा 12 माइनस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। लेट से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बस यही छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद x इक्वल टू 3b इसकी इक्वेशन है, x इक्वल टू 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रखा तो क्या बना, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b इक्वल्स टू 0 तो है ही। तो ये तो बना 27 माइनस 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं जब दो वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल बन रहे हैं ए बी। एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों इक्वेशंस को आपस में, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं भाई, 2b है, इधर भी 2b है, कट हो जाएंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट करते ही एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, ए बी दोनों निकल के आ जाएंगे। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये है 12 माइनस 4a प्लस 2b इक्वल टू 0, और ये है 27 माइनस 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट मैंने किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कट, खत्म। और इधर बचा 2a, और ये बचा माइनस का 15, 2a प्लस का बचा है, माइनस का 15 बचा है, a की वैल्यू आ गई 15/2, यानी कि 7.5 आ चुकी है a की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई 7.5। अच्छा, अब b की वैल्यू कैसे निकालनी है, a की निकालने के बाद a उठाओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट फर्स्ट वाले में पुट करता हूं मैं, फर्स्ट वाले में। तो भाई फर्स्ट वाले क्या है, 12 माइनस 4a यानी कि 30 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 30 बना 18, वो भी माइनस का, इधर गया तो प्लस का 18 हो गया, और यहां से b की वैल्यू निकल गई 9। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, a की वैल्यू 15/2 और b की वैल्यू निकली है 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था, काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, दैट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर बताना रूट्स का, फॉलोइंग इक्वेशन का, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन आल्सो फाइंड। ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड भी करने हैं। ठीक है, देखो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डी निकालते हैं। देखो तीन कंडीशन होती है, डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये तीन कंडीशंस हम बताते हैं। तो हम डी निकालते हैं, डी यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac। तो डी क्या निकलेगा इसमें, बी स्केयर यानी कि 12 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यही होगा।
12 का स्क्वायर मैंने देखा 144 माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ये भी 144 आ रहा है, इक्वल टू हो गया 0। तो डी 0 है तो रियल रूट होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख लो, अदरवाइज डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी आप निकाल सकते हैं। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही रखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी तो है रूट के अंदर वाली टर्म को ही डी बोलते हैं हम, अपॉन 2a, ये करना है। अब ये तो जीरो ही है, तो जीरो को प्लस करो जीरो को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि सीधा माइनस बी बाई 2a कर दो इस केस में पर्टिकुलर। तो माइनस बी और प्लस माइनस ये तो जीरो है, इसको तो भूल जाओ, अपॉन 2a करो सीधा, 2a, यानी कि -12/8 बोले तो -3/2 आ गए, दोनों के दोनों रूट्स यही होंगे इसके। चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसमें डी क्या आता है, प्लस आएगा माइनस आएगा या जीरो आएगा। तो बी का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी क्या है -7। ये अगर आपने कल की क्लास लगाई हो या लास्ट क्लास जो मैंने इसमें करवाई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्वाड्रेटिक की, अगर आपने वो अटेंड की है तो आपको पता होगा कि ये जब माइनस आ जाए यहाँ पर, सी में जब माइनस आ जाता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो चलिए देखते हैं। खैर 25 क्यों होता है वो, क्योंकि ये प्लस बन जाता है उससे, ये प्लस बन जाता है। प्लस अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये बना 2184, और अगर इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो इट विल बी 79, ये 79 होगा। अब इसके रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने वाले हैं इसके, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी, वो डी, डी क्या है 79 और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 6, बस यही इसके रूट्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि रूट 79 को हम आगे सोल्व तो कर नहीं सकते, तो यही हमें छोड़ना पड़ेगा, यही छोड़ना पड़ेगा ये हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। वापस इक्वल रूट का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या करना है, d को 0 पुट कर देना है। ठीक है, लेके आते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के माइनस 12 इंटू 4ac, सी यानी के 2, इसे हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है भाई, इधर तो 4 और k माइनस 12 का स्क्वायर है, देन -4 2 जा 8 और k माइनस 12 है इक्वल टू 0, बस इतना ही तो बन रहा है। तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और k माइनस 12 भी दोनों साइड है, कॉमन ले लो भाई। कॉमन लिया तो इधर तो k माइनस 12 बच गया और इधर बचा माइनस का 8, ये बचा, इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, जैसे फैक्टर हम निकालते हैं, अगर ये 0 हुआ तो k की वैल्यू 12 आ रही है, अगर ये 0 होता है तो k माइनस 20 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 20, k की वैल्यू 20 आ रही है। अब हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज को लेंगे या किसी एक वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं, देखो 12 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, k कैन नॉट बी इक्वल टू 12, क्योंकि अगर k 12 हो गया तो देखो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी इक्वेशन, तो भाई 12 माइनस 12 ये तो जीरो ही, 0x² हो गया, क्या मतलब है इसका 0x² का, ठीक है, x² खत्म, और इधर 2 इंटू के माइनस 12 यानी कि फिर से 0 हो गया, ये भी खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 इक्वल टू 0, ये क्या रिजल्ट हुआ, कुछ भी नहीं। इसका मतलब k की वैल्यू 12 को हम रिजेक्ट करेंगे और k की वैल्यू 20 करेक्ट मानी जाएगी, k की वैल्यू 20 होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22,
फिर से कुछ उसी टाइप का है, x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, -2 रूट है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू निकालनी है सो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। भाई -2 तो इसका रूट है और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, दो कंडीशन अलग अलग कंडीशन दे दी, तो हम क्या करते हैं, -2 इसका रूट है, -2 रख देते हैं। x इक्वल टू -2 है तो ये किसके इक्वल होगा, देखो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0। भाई 3 4 जा 12 और -14 प्लस p इक्वल टू 0, ये क्या बना, -2 इक्वल टू में ले जाओ, p की वैल्यू 2 आ चुकी है, p की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स इक्वल है, यानी कि इसका d 0 के इक्वल होगा, इसका d 0 के इक्वल होगा, रूट्स इक्वल है, ठीक है। हम p की वैल्यू तो यहाँ पुट कर देते हैं, k इंटू 4, अच्छा ये x भी अलग नहीं किया हुआ है यहाँ से, ये भी हमें अलग करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो p की वैल्यू तो मैंने 2 पुट कर दी, जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन से निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं अलग अलग इसको, एक्स स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 4kx, ये x का कोफिशिएंट है, प्लस अब k को इधर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना k स्क्वायर, k को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना -k, और ये +2 है, इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें d को हमें 0 करना है। d क्या होता है, b स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर -4ac, -4 इंटू a तो 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इंटू c यानी कि k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करें जरा, देखो 4k स्क्वायर, इधर -4 इंटू के स्क्वायर -4k स्क्वायर, देन -4 इंटू -k प्लस 4k, देन -4 इंटू +2 -8 इक्वल टू है 0। देखो ये तो इससे कट हो गया, ये तो इससे कट हो गया, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, देन 4k इक्वल टू 8 एंड k इक्वल टू 2, k की वैल्यू भी यहाँ पर 2 आ रही है, k की वैल्यू भी यहाँ 2 आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बीच बीच में आ रहे हैं इसमें सारे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर जिनके स्क्वायर का सम 130 हो। भाई ओड बोल रहा है और कंसेक्यूटिव बोल रहा है, देखो ओड नहीं होता तो x और x प्लस 1 लेता मैं, लेकिन ओड नंबर, लगातार ओड नंबर लेने हैं तो 2 प्लस करने पर आता है। जैसे देखो एक ओड नंबर मान लो 3 ले लिया आपने, अब इससे जस्ट अगला ओड नंबर 2 ऐड करने पर आएगा 5, इससे अगला ओड नंबर 2 ऐड करने पर आएगा 7, तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स 2 ऐड करने पर मिलते हैं हमें। तो एक नंबर x, लेट द फर्स्ट नंबर, यही लेना है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड नंबर अपने आप ही अब x प्लस 2 हो गया, इसको तो लेट करना है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है इनके स्क्वायर्स का सम 130 है, भाई x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर 130 के बराबर रख दो, इक्वेशन बन चुकी है। देखो कैसे, भाई x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आइडेंटिटी लगानी है, इक्वल टू 130, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना 2x स्क्वायर, और ये 4x, और इसको इधर उठा के ले आओ, इसको उधर उठाया तो माइनस हो गया, और माइनस का 126 बन गया, ये माइनस का 126 बन गया, इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे क्या, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। 63 क्या होता है, 9 7 जा 9 प्लस का लो 7 माइनस का लो, फैक्टर कंप्लीट, यानी कि x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0।
ओके, x की एक तो वैल्यू -9 आ रही है जिसको ले ही नहीं सकते, नेचुरल नंबर बोल दिया तो -9 कहाँ से चल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ इसको 0 करते तो 7 आ रही है, यानी कि x 7 है। तो एक नंबर 7 है और दूसरा नंबर, या ये अलग से जैसे लाइन बनाकर हमें लिखनी होती है, देन फर्स्ट नंबर विल बी 7 एंड सेकंड नंबर विल बी 7 प्लस 2 दैट इज 9। वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाई कर सकते हो आप। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 130 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 200। एक कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है एक्चुअली, एक कपड़े का टुकड़ा जिसकी कॉस्ट 200 रुपए है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, यानी कि अभी जितना मीटर है उससे 5 मीटर लंबा होता कपड़ा अगर, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस, 2 रुपए कम लगते हर मीटर की कॉस्ट में, द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। तब भी कॉस्ट अनचेंज रहती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 200 रुपए का ही आता। तो कितना पीस है पहले तो ये बताना है, फिर ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या है। भाई देखो, पहले तो पीस मान लेता हूं मैं, लेट एक्स मीटर पीस है, एक्स मीटर कपड़ा है, एक्स मीटर कपड़ा है। फिर मैं मान लेता हूं इसकी कोस्ट पर मीटर, ये तो मैंने कपड़े की मान ली लेंथ ऑफ क्लोथ, उसकी लेंथ एक्स मीटर है, कोस्ट पर मीटर लेट वाई रुपीज। ये मैंने लेट कर लिया, ये मैंने लेट कर लिया कि ये वाई रुपीज इसकी कोस्ट है, किसकी? 1 मीटर कपड़े की, 1 मीटर की कॉस्ट वाई रुपीज है। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, जितना कपड़ा है इंटू 1 मीटर की कॉस्ट कर दी, ये टोटल कॉस्ट आ गई जो कि 200 रुपए के इक्वल है। अच्छा, अगली लाइन में क्या कह रहा है कि अगर कपड़ा x मीटर ने होके x प्लस 5 मीटर होता और हर 1 मीटर पे जो कॉस्ट लग रही है यानी कि वाई रुपीज, वो वाई ने लग के वाई -2 लगती, यानी कि 2 रुपए कम लगते। तो अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, मीटर इंटू 1 मीटर की कॉस्ट वही सेम है, और ये कॉस्ट कह रहा है अनचेंज्ड है, ये अनचेंज यानी कि वापस वही 200 के इक्वल, एक्स वाई के इक्वल, एक्स वाई के इक्वल 200 के इक्वल आ रही है ये कॉस्ट भी। सिंपलीफाई करें जरा इसको, देखो एक्स इंटू वाई, देन एक्स इंटू -2, 5 इंटू वाई और -10 इक्वल टू 200 है। अच्छा देखो एक चीज, एक्स वाई 200 है, 200 से 200 कट हो गया, खत्म कहानी। अब क्या किया जाए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल सके। हम क्या कर सकते हैं भाई, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं 1 से, या y की वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट कर देते हैं। चलो y की निकालते हैं। y की वैल्यू मैंने निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, वो आ गई 200 अपॉन x, और इस इक्वेशन में पुट कर दी मैंने -2x प्लस 5 इंटू 200/x माइनस -10 इक्वल टू 0। ये बन गया। अब सब में x मल्टीप्लाई करने की बारी है, सब में x मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये बनेगा माइनस का 2x², इधर x मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं, ये तो 1000 का 1000 ही रहेगा, और इसमें x मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये x से x कट जाएगा ना इसमें, तो इसलिए 1000 रहेगा ही। अब -2 से भी मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन को और छोटा बना लेते हैं, -2, -2 से किया तो ये तो बनेगा भाई x², ये -2 से इधर करता हूं पहले मैं 5x, इधर -2 से किया तो माइनस का 500 और इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, कैसे बनाएंगे देखो, सम 5 प्रोडक्ट -500, तो 25 इंटू 20 हो सकता है, 25 प्लस का और 20 माइनस का। ठीक है, तो दो फैक्टर्स बनेंगे, x प्लस 25
और x माइनस 20। भाई इसको 0 के इक्वल रखा तो -20 आ रहा है, तो -20 कपड़े की लेंथ नहीं हो सकती। अच्छा इसको 0 के इक्वल रखा तो 20 सॉरी -25 आ रहा है। इसको 0 के इक्वल रखा तो 20 आ रहा है, जो कि हो सकती है। यानी कि कपड़े की लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, अब देखो कैसे हम निकालेंगे। पहले तो लेंथ ऑफ क्लॉथ निकल गई, लेंथ कितनी निकली 20 मीटर। फिर मैं बात करता हूं कोस्ट की पर मीटर, पर मीटर की कोस्ट जो कि क्या है y है, और y कितना है यहां से देखो 200 बाई एक्स है, 200 बाई 20 यानी कि 10 रुपए इसकी 1 मीटर की कॉस्ट है। चेक कर लो 200 रुपये बन रहा है। पहले तो यहाँ 10 इंटू 20 किया तो 200 बन रहा है। फिर ये क्या कह रहा है, अगर पीस 5 लंबा होता तो भाई पीस को 5 बड़ा कर दो, लेंथ अभी 20 है, 5 बड़ा किया तो 25 हो जाएगी, और कोस्ट 2 रुपए कम होती, 2 रुपए कम यानी कि 10 की जगह 8 होता, तो 25 गुना 8 भी 200 ही होता है। तो कह रहा प्राइस में कोई चेंज नहीं था, चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 24। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब लग रहा है सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। दो नंबर्स का डिफरेंस 4 के इक्वल है। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया लेट्स से x, और सेकंड नंबर को जब डिफरेंस दे दिया 4 के इक्वल, तो भाई वो x प्लस 4 भी ले सकते हो या x माइनस 4 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। चलो मैं x प्लस 4 ले लेता हूं। भाई एक x है तो दूसरा उससे 4 ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस 4 रखना है हमें। चाहे 4 ज्यादा कर दो चाहे 4 कम कर दो, डिफरेंस दोनों ही केस में 4 हो जाता है। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का डिफरेंस यानी कि 1/x और 1/x प्लस 4 का डिफरेंस, ये किसके इक्वल है, ये 4/21 के इक्वल। अच्छा एक चीज और यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकती है। मान लो कि बाई चांस आपने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ x-4 लेकर, और आप रेसिप्रोकल का डिफरेंस करने लग गए कुछ इस तरीके से, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप पूछेंगे गड़बड़ क्यों होगी, भाई एक्चुअल में अब x-4 छोटा नंबर है क्योंकि 4 कम कर दिया, ये छोटा नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल बड़ा नंबर होगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, ना कि छोटे में से बड़ा। देखो x-4 छोटा है, लेकिन रेसिप्रोकल करते हैं तो छोटा नंबर बड़ा बन जाता है। तो ये छोटा नंबर बड़ा बन गया, x-4 1/x-4 बड़ा हो गया 1/x से। तो पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। हाँ, वैसे जैसे इसमें x अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें x 15 है तो x प्लस 4 19 है। आपके केस में आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी और ये x-4 15 आ जाएगा, लेकिन नंबर वही निकलेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं अपने तरीके से। क्या करना होता है उसके बाद, एलसीएम वाला प्रोसीजर हमें आगे करना है। तो एलसीएम मैंने लिया दैट इज x इंटू एक्स प्लस 4, इधर आ गया x प्लस 4 और इधर आ गया माइनस एक्स, और इक्वल टू में 4/21, x से x कट हो जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड होगा, 4 से 4 भी कट कर दो, 1 बचेगा सिर्फ इधर, क्योंकि 4 भी तो डिवाइड में ही तो जाएगा इधर होके, तो डिवाइड में चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, दोनों साइड 1 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 4x एज इट इज, 21 1 से मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू 21, इधर लेके आके इक्वल टू में 0 बचा दो। ये हो गए 7 3 जा 21, यानी कि 7 और -3 बन रहे हैं इसके फैक्टर्स। तो x+7 और x-3, x-3 ये बन रहे हैं। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ गई -7 और एक x की वैल्यू आ गई प्लस का
3, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। -7 फर्स्ट नंबर -7 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोला नहीं है कुछ कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। x की वैल्यू -7 भी हो सकती है और 3 भी। तो फर्स्ट नंबर ये है। सेकंड नंबर क्या हो सकता है? अब फर्स्ट नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर निकला है, सेकंड नंबर क्या क्या हो सकते हैं? अगर x की वैल्यू -7 है तो सेकंड नंबर -7 + 4 -3 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 3 है तो सेकंड नंबर 7 हो सकता है, 3 + 4। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला गया है? द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 यूनिट्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम। पहले पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 70 है, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, सभी साइड्स का सम 70 के इक्वल है। हाइपोटेनस इज 29, यानी कि 90 के सामने वाली साइड 29 है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो किसी भी एक साइड को एज्यूम कर लो आप, लेट्स से दिस इज x। अच्छा, मैंने एक को ही माना, दूसरी को नहीं माना। वो क्यों? क्योंकि भाई दूसरी निकल जाएगी। दूसरी, चलो एक बार के लिए y मान लो, y मान लो एक बार के लिए, लेकिन निकल जाएगी दूसरी साइड। कैसे निकलेगी? देखो भाई, मुझे पता है x + 29 + y किसके इक्वल है? 70 के। तो y किसके इक्वल हो गया भाई? 70 - 29 - x, यानी कि 41 - x के इक्वल निकल गई है। 41 - x, x की फॉर्म में ही निकल गई। तो दो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, दो वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करना है भाई? क्लियर सी बात है, राइट एंगल के जब भी क्वेश्चन होते हैं, पाइथागोरस ही हमारा बेड़ा पार करता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कि भाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 41 - एक्स का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर 1681 प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल टू 29 का स्क्वायर, जो कि 841 होता है। 841, ये मैंने पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बन रहा है यहाँ 2x स्क्वायर, और -82x लिख देता हूँ मैं, -82x। इसको इधर उठा के ले आता हूँ तो ये बनेगा प्लस का 840 और इक्वल टू बन रहा है 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। ये एक्स स्क्वायर -41x प्लस 21, मैंने 2 से डिवाइड किया ना, तो 420 आएगा। तो ये आएगा 420 इक्वल्स टू 0। तो 21 दूनी 42, 21 और 20 बनेंगे, दोनों होंगे माइनस के, दोनों होंगे माइनस के। ठीक है, तो x - 20 और x - 21 इसके फैक्टर्स बना लिए मैंने। x की वैल्यू, अगर इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू 20 आएगी, अगर इसको 0 करता हूं तो 21 आएगी। यानी कि ए बी 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। तो फिर बी कितना, ये बी सी कितना हो जाएगा? चलो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं भाई। ए बी अगर 20 है, देन बी सी की वैल्यू 41 - 20 यानी कि 21 हो जाएगी, 21 यूनिट्स। या फिर दूसरा केस, अगर ए बी 21 है तो बी सी 20 हो जाएगी, ये दूसरा केस। दोनों ही केस बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। The sum of reciprocals of Anjali's age 3 years ago
एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। भाई एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, अंजलि की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, अंजलि की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज लेट्स से x ईयर्स है। अब ये क्या कह रहा है, सम, किसका सम लेना है, रेसिप्रोकल्स ऑफ, किसका रेसिप्रोकल, अंजलि की एज 3 साल पहले। भाई 3 साल पहले तो x-3 रही होगी, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद रही होगी उसकी x+5, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, और इन दोनों का सम 1/3 दिया हुआ है। सोल्व कर दो, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एलसीएम लेता हूं मैं सबसे पहले, x-3 इंटू x+5, ये इसका एलसीएम आ गया। देन इधर तो आ रहा है x+5, इधर आ रहा है x-3, और इक्वल टू में 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो देखो x+x 2x, 2 3 जा 6x, देन 5-3 2, 2 3 जा 6, ये 6x+6 बन गया, इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेम रहेगा, x² + 2x - 15। तो इस 6x को भी इधर उठा लाओ, तो माइनस का 4x हो गया, 6 को भी इधर उठा लाओ, माइनस का 21 हो गया। ये तो वही फैक्टर्स बन गए, 7 3 जा 21, 7 माइनस का लेना है, 3 प्लस का लेना है। तो इसके जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, देखिए यहां पर बताता हूं। इसके दो फैक्टर बनेंगे, x-7 और x+3 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 7 और एक आ गई -3, एज माइनस में तो लेंगे नहीं हम, तो x की वैल्यू 7 है, यानी कि अंजलि की प्रेजेंट एज 7 ईयर्स निकल गई। तो इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन में क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। दो डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है, ठीक है भाई। 2 डिजिट नंबर होता है, उसमें एक होती है यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट, और एक होती है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। ये आपने 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट होती है, टेंस डिजिट होती है, उसके बाद हम नंबर लिखते हैं, नंबर, और फिर उसके बाद इंटरचेंज कर देता है वो। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है, यानी कि रिवर्स्ड नंबर लिखते हैं। ये तो ओरिजिनल नंबर होता है, ये रिवर्स्ड नंबर होता है। कैसे बनते हैं, यूनिट डिजिट मैंने x मान ली, तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट 12 के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, प्रोडक्ट 12 है, तो टेंस डिजिट 12/x आ जाएगी। भाई मान लो टेंस डिजिट y है, तो x इंटू वाई 12, तो y क्या आ जाएगा, 12/x। इस तरीके से मैंने इसे लिखा है। तो ये 12/x आ जाएगी टेंस डिजिट, क्योंकि प्रोडक्ट 12 है। तो नंबर क्या बनता है, नंबर जब भी हमें बनाना हो, ये तरीका याद रखें, टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करते हैं हम, और यूनिट डिजिट को प्लस कर देते हैं। अच्छा, जब रिवर्स करके बनाना हो, इंटरचेंज करके, तब तब इंटरचेंज करने पर टेंस डिजिट ये बन जाती है, यूनिट डिजिट ये बन जाती है। तो अब 10 किस में मल्टीप्लाई करें, x में, और यूनिट डिजिट यानी कि 12/x को सिंपली प्लस कर देंगे हम। तो इस तरीके से ये नंबर बन गया, और ये इंटरचेंज करने के बाद नंबर बन गया। ये चारों चीजें, जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है, ये 2 डिजिट नंबर, तो ये चारों चीजें तो हमें लिखनी ही होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है, व्हेन 36 इज एडिड टू द नंबर, नंबर में ऐड किया गया है 36, ठीक है। ये कितना, 120/x, 120/x प्लस x, ये है नंबर, इसमें 36 ऐड किया गया, +36, ठीक है। द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो इंटरचेंज हो जाती है डिजिट, यानी कि ये नंबर बन जाता है, ठीक है। इस नंबर को लिख देते हैं इक्वल टू में 10x + 12/x। देखो पहले अपॉन x है ना, काफी परेशान कर रहा है, इसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, सब में x मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर x मल्टीप्लाई किया तो 120 बना, इधर x² बना, ये 36x बना, ये 10x² बना, और ये बना 12, ठीक है।
ये इधर ले जाके माइनस किया तो 9x² बना, 36x इधर ले गया तो -36x, और 120 को इधर लेकर आया तो 108 बन गया, और वो भी माइनस में। अब देखो पूरी इक्वेशन मुझे 9 से डिवाइड होती दिखाई दे रही है, तो ये बनेगा इक्वल टू 0, x² -4x -12 9 जा 108 होता है, 12 9 जा 108। अब देखो 6 2 जा 12, फैक्टर ही बहुत ही इजीली बन गए। माइनस का 6 ले लो, प्लस का 2 ले लो, माइनस का 6 प्लस का 2। चलिए यहाँ इसके फैक्टर्स हम निकाल देते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे x -6 और x +2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 6 और -2। अब माइनस वाला रिजेक्ट करेंगे हम, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक डिजिट नेगेटिव में आ जाए फिर दूसरी डिजिट भी नेगेटिव। डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं होती, नंबर नेगेटिव में हो सकता है, डिजिट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अच्छा, अब x 6 है, हमें क्या चाहिए भाई? फाइंड द 2 डिजिट नंबर, नंबर ही तो चाहिए, इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं हम। तो क्या बनेगा? 10 इंटू 12/x प्लस x, तो 26 वो नंबर हो गया। चेक करके देख लो, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, अगर इसमें 36 ऐड करेंगे तो इंटरचेंज कर लेगा, यानी कि 62 बन जाएगा, ये 26 की जगह 62 बन जाएगा, उल्टा इंटरचेंज। तो ऐड करके देखो भाई, 36 ऐड किया तो बिल्कुल बन रहा है 62, बिल्कुल बन रहा है। तो इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? जॉन एंड जीवंती, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। जॉन एंड जिनवी जनवी जॉन एंड जनवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा गोली है, जब मार्बल उसको बोलते हैं ना। ओके, तो जॉन के पास मैं मान लेता हूं एक्स मार्बल्स है, और जानवी के पास, जानवी है ये, जॉन एंड जानवी 45 माइनस एक्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 5 5 मार्बल दोनों खो देते हैं, खो दिए भाई। जॉन के पास कितनी बची? x -5 बची, इसमें से भी 5 माइनस किया तो 40 माइनस एक्स बची जानवी के पास। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो इनके पास मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उनके पास कितनी मार्बल थी स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई कर लो। x into 40 40x, then x into minus x square, minus 5 into 40 minus 200, minus 5 into minus ये हो गया प्लस का 5x इक्वल टू 124। ओके, सब कुछ एक तरफ ले जाते हैं। मैं ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, क्योंकि इधर माइनस एक्स स्क्र है, उधर जाके प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। तो ये हुआ एक्स स्क्र, और ये बन रहा है प्लस का, सॉरी माइनस का 45x, ये बनेगा माइनस का 45x, माइनस का 200 है, इधर गया प्लस का 200 हो गया, यानी कि प्लस 324 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। फैक्टर मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, 36 और 9 दोनों माइनस के होंगे। आप चाहो तो देखो, फैक्टर निकालना इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर फिर भी दिमाग नहीं चलता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा हमारे साथ है। तो दो फैक्टर्स बने, x -36 इंटू एक्स -9। अब x की एक वैल्यू आ रही है 36 और एक वैल्यू आ रही है 9। अब ये दो दो वैल्यूज है, यानी कि अगर जॉन के पास लेट से 36 मार्बल है तो जानवी के पास होगी 45 माइनस 36 यानी कि 9। या फिर दूसरा केस, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जानवी के पास 36 मार्बल होंगी। आंसर यही आएगा, 36 और 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया हुआ भाई इसमें, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन। पहले तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे केस में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली मैंने। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये वाली साइड जो 90 के अपोजिट वाली साइड है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड को भाई x मानना पड़ेगा। लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x यूनिट, x मीटर में दे रखा है तो x मीटर, ठीक है, ये x मान लिया। अब हाइपोटेनस क्या है, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस, उससे 6 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 6 हो गया ना, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट और 6 मीटर मोर। शॉर्टेस्ट का ट्वाइस किया और 6 मोर कर दिया। थर्ड साइड इज, यानी कि अब थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड यानी कि ए बी बच गई, बाकी तो दोनों हो ही गई, ए बी बच गई। ए बी की बात कर रहा है 2 मीटर लेस देन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से 2 कम कर दो, हाइपोटेनस से 2 कम कर दो। हाइपोटेनस है 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया। फाइंड ऑल साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम बेड़ा पार लगाएगा। तो कर दो पाइथागोरस थ्योरम भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 टू जा 16x प्लस 16 इक्वल टू, इधर बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12 टू जा 24x प्लस 6 का स्क्वायर 36। सिंप्लीफाई कर दें जरा, देखो 4x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर उड़ गया, इधर बचा एक्स स्क्वायर और 16x है, इधर 24x है, इधर ले आओ जरा, माइनस का 8x बन गया। और इधर 36 है, इधर 16 है, इधर ले आओ, ये भी माइनस का 20 बन गया, इक्वल टू 0। तो भाई 10 टू जा 20, 10 माइनस का 2 प्लस का, तो x माइनस 10 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू 10 आ गई या -2। -2 का तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि साइड है, साइड नेगेटिव में थोड़ी होगी, साइड तो पॉजिटिव में हो सकती है। तो यानी कि बेस निकल गया BC, जो कि कितना होगा 10। अब AB कितना होगा भाई, 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24, और हाइपोटेनस AC कितना होगा 26। ये सभी की सभी साइड्स हमने इसकी फाइंड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट, अभी इसी समय, आशाज एज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर वाली सीरीज जो मैंने चलाई हुई है उसमें भी करवाया हुआ है। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशा एज। ठीक है, निशा की एज एज्यूम कर लेते हैं हम। लेट निशा की एज x ईयर्स है, प्रेजेंट, अभी अभी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आशा की एज, आशा की एज, आशा 2 ज्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ अ डॉटर, डॉटर का स्क्वायर किया, इससे 2 ज्यादा कर दिया, ये निकल गई आशा की प्रेजेंट एज। ठीक है, व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा इसकी एज में पहुंच जाएगी, जब निशा इसकी एज में पहुंच जाएगी, आशा की एज में। भाई आशा की, देखो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं भाई, लेट आशा की एज 32 है और निशा की एज लेट मैं मान लेता हूं 10 ईयर्स है, एक बार के लिए ऐसा ही मान लो 10 ईयर्स है। भाई अब ये 10 32 कब बनेगा, भाई यही तो कह रहा है, ये जो निशा है जब अपनी मदर की एज पर पहुंच जाए, ये 10 32 कब बनेगा, सीधी सी बात है, जितना इनका डिफरेंस है उतने साल बाद। इनका डिफरेंस कितना, 22 साल का, यानी कि 32 माइनस 10 करता हूं, डिफरेंस आ रहा है 22। तो 22 साल बाद निशा अपनी मदर की एज तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ नंबर्स लेके मैंने आपको समझाया है। और अगर हम इसमें देखें तो कितने साल बाद ये अपने मदर की एज पर पहुंच सकती है,
डिफरेंस ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से एक्स को माइनस कर दो, इतने ईयर्स आफ्टर वो अपने मदर की एज पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आगे कहा क्या है, लेकिन आगे हम देखते हैं जब पहुंच गई। ठीक है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि आफ्टर इतने ईयर्स, आफ्टर इतने ईयर्स, इसकी बात हो रही है, इतने साल बाद की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, दैट आशाज एज वुड बी, आशा की एज होगी, भाई इतने साल बाद आशा की एज क्या होगी, जो अभी उसकी एज है ना एक्स स्क्र प्लस 2, उसमें इतने साल ऐड कर दो, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस एक्स, ये ऐड कर दिया। ठीक है, 1 ईयर लेस देन, ये किसके इक्वल होगी, एक साल कम, किससे, 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की प्रेजेंट एज तो एक्स है, इसके 10 टाइम से एक कम, 1 लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। इस तरीके से इक्वेशन बनाई मैंने, सिंप्लीफाई करके देखते क्या बनता है। भाई एक्स स्क्र 2x स्क्र, और इसको भी इधर ले आओ, -11x। ठीक है, 2 + 2 4, और -1 भी इधर ले आओ, +1 हो गया, इक्वल टू, सॉरी, 2 × 2 = 4 + 1 5 हो गया, 5। तो अब इसको हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सोल्व करना है। इक्वेशन हमारे सामने है, 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन 2 × 5 = 10, और -11, तो -10 और -1 बनेगा, 2x² माइनस 10x माइनस x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन लिया तो 2x आ रहा है, देन x माइनस 5, यहाँ से -1 लेंगे तो साइन चेंज करना है, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन लिया तो इधर बना 2x माइनस 1, और x की वैल्यू या तो 5 आएगी या 1/2 आएगी। देखो 1/2 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा वापस, कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने निशा की एज 1/2 मान ली, मैंने मान लो 1/2 निशा की एज मान ली, तो आशा की कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 2 1/4, 2 1/4 और 1/4, यानी कि इसकी तो 2.25 हो गई एज। दो कुछ साल में आशा खुद बिल्कुल बच्ची रही होगी, उसकी एक बच्ची कैसे हो सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक्स को 5 ले सकते हैं हम, एक्स को 5 ले सकते हैं, निशा की एज 5 ईयर्स ले सकते हैं हम। अच्छा, निशा की अगर मैंने 5 ईयर्स ले ली, तो देखो निशा की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स, आशा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फिर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आशा और निशा दोनों की एज हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, तो चलिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड है 15 km/h। It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in this time. Find the speed of the stream. देखो क्या होता है, जब पानी की ही डायरेक्शन में बोट जा रही है, पानी की ही डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और उस केस में पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, और अपोजिट वाले को हम कहते हैं अप स्ट्रीम, अपोजिट। और उस केस में, अपोजिट के केस में क्या होता है, x - y स्पीड निकलती है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अब देखिए, 30 km अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, तो 30 km अपस्ट्रीम जा रहा है। अच्छा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और लिख दो, अपस्ट्रीम की नहीं, अपस्ट्रीम स्पीड,
अपस्ट्रीम में जब बोट जा रही है तो उस टाइम पे स्पीड कितनी है? भाई पानी की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड x मान लो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x, देन अपस्ट्रीम में क्या होगा भाई, पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, पानी की स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पानी की स्पीड, यानी कि 15 प्लस x हो जाएगा। हो गई अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, क्लियरली पता चल गया। अब टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस 30 जा रहा है अपस्ट्रीम, तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड 15 माइनस एक्स। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस तो अब भी 30 है, फिर टाइम कितना लग रहा है, टाइम स्पीड डिवाइड कर देंगे डाउनस्ट्रीम की, ये टाइम है, और टोटल टाइम दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट, इस 30 मिनट को भाई आवर्स में चेंज कर लो ना, 1/2, यानी कि 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2, 9/2 लिख दूंगा मैं इसको। एलसीएम ले लेते हैं, 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, इधर 30 कॉमन ले लो, 30 को बाहर ही रखो, ये समझ लो 1 है इधर, इधर भी 1 है, कॉमन ही ले लिया जब मैंने, तो 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, और इक्वल टू इधर बचा था हमारा 9/2, एक्स से एक्स तो कट हो गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, 3 पे ये कट भी हो रहा है, 3 3 जा 9, और ये 10 बन जाएगा, 10, ठीक है। अब इधर कितना बना भाई, 30, 30 × 10, 300, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू में तो 600 आ गया, इधर तो 600 आ गया। अच्छा अब नीचे देखते हैं, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, और इसमें 3 भी मल्टीप्लाई करना है, तो 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, 225 माइनस एक्स स्क्र, 225 यानी कि 675 माइनस एक्स स्क्र यानी कि 3x स्क्र, 3 भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही। ओके, अब देखो 3x स्क्र को तो इधर ले आओ, और x वाली टर्म बची ही नहीं इसमें, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। फिर देखो इधर 75 आया, एक्स स्क्र की वैल्यू 25, x की वैल्यू प्लस -5 रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रीम की स्पीड निकल गई, ये स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वही निकालनी थी, हमने निकाल दी है, तो काफी इजी था, x की वैल्यू 5 निकल चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही लग रहा है मुझे, इस बिल्कुल इसी टाइप का एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। 2 वाटर टैप टुगेदर, अगर 2 वाटर टैप है, उन दोनों को एक साथ अगर टैंक में खोल दिया जाए, तो वो 8 + 7 15/8 आवर्स लगाते हैं टैप 1 प्लस टैप 2 मिलकर पूरे टैंक को फिल करने में। अच्छा क्या बोल रखा है, द टैप विद लॉन्गर डायमीटर, जिसका जो जो बड़ा डायमीटर है वो 2 घंटे कम लेता है, टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अलग अलग भरा जाए ना, तो अलग अलग देखो, जो जिसका डायमीटर बड़ा है वो 2 घंटे कम लेता है, तो स्मॉलर वाले का टाइम मान लो, लेट स्मॉलर वाला टाइम ले रहा है x आवर्स टैंक को भरने में, तो लार्जर वाला इससे 2 घंटे कम लेता है, 2 घंटे कम, यानी कि x-2 आवर्स में ही वो कंप्लीट निपटा के चलता बनेगा। तो अब यही बताना है हमें, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग। देखो स्मॉलर वाला x आवर्स में भर देता है, ऐसे केस में मैंने आपको बताया 1 आवर में निकालो, भाई स्मॉलर वाला x आवर्स में भर देता है, तो 1 आवर में कितना टैंक भर देगा, ये 1/x। लार्जर वाला x-2 आवर्स में पूरा टैंक भर देता है, तो 1 आवर में ये कितना भरेगा, 1/x-2, और दोनों मिलकर इतने आवर्स में पूरा टैंक भर देते हैं, तो एक आवर में दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 8/15, रेसिप्रोकल करना है जस्ट, तो भाई ये स्मॉलर ये लार्जर ये दोनों, इसको इसके इक्वल कर दो। अच्छा डायरेक्ट मत कर देना कि x + x-2 = 15/8, गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऐड करके तुम नहीं लिख सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके इसे वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि कितना काम हुआ 1 घंटे में,
इस वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों के वर्क को ऐड करके इसके इक्वल रख सकते हो तुम। अब क्या करना है, वही अब तो हमें पता ही है, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस टू, इधर आया x माइनस टू प्लस एक्स इक्वल टू 8/15। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। भाई इधर तो 2x माइनस टू, नीचे एक्स स्क्र माइनस 2x और 8/15 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 30x माइनस 30 इक्वल टू 8x² माइनस 16x, या 8x² इसे भी इधर ले जाओ तो -30 माइनस 46x बन गया ये, और ये -30 इधर जाएगा, +30 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन छोटी बना देते हैं, ये बना 4x² माइनस 23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अच्छा अब इसको वही इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, 4x² माइनस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेता हूं। ओके यही है, तो इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस का 60 और सम आना चाहिए 23, वो भी माइनस का, तो भाई 20 या 60 होता है, -20 और -3 बन जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यहां से कॉमन 4x, x माइनस 5, यहां से कॉमन -3, x माइनस 5। ओके x माइनस 5 पूरा कॉमन ले लो, इधर बचा 4x माइनस 3, यहां से x की वैल्यू आ रही है 5 और यहां से x की वैल्यू 3/4 आएगी। ठीक है अब ये हो गया। ओके देखो 3/4 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसका कारण क्या है भाई, 3/4 वैसे ही पॉइंट्स में है पहले ही, और इसने अगर 3/4 है स्मॉलर लार्जर वाला, सॉरी स्मॉलर वाला, तो लार्जर टैंक में -2 करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा टाइम। देखो 3/4 होता है 0.75 और लार्जर का निकालने के लिए -2 करेंगे 0.75 में से, तो -1.25 बचेगा, -1.25 आवर्स कहाँ से हो जाएंगे, तो नेगेटिव में टाइम नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो कर दिया रिजेक्ट। बचा क्या 5, यानी कि स्मॉलर वाला जो टाइम ले रहा है वो तो ले रहा है 5 आवर्स टैंक को फिल करने में, और जो लार्जर वाला टाइम ले रहा है वो ले रहा है 3 आवर्स पूरे टैंक को फिल करने में सेपरेटली, अलग अलग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। चलिए केस बेस्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, जिसकी डायमेंशन ये है, ठीक है 50 और 40 की डायमेंशन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने सोल्व करवाया हुआ है तो मुझे याद है। 50 into 40 rectangular plot is to be constructed so that area of grass surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये जो बीच वाला है ना, इसका एरिया 1184 है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉन्ड एंड लॉन इज x, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। ठीक है भाई ये क्या कह रहा है कि ये x है, ये x है, अगर ये x है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये अगर x है, तो ये जो पॉन्ड है बीच में, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो आप, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो, ये कह रहा है। भाई देखो सबसे पहले तो ये है 40, पूरा 40 है, मैंने क्या किया x तो इधर से माइनस हुआ और x ये इधर से माइनस हुआ, तो ये बीच वाला पार्ट यानी कि ब्रेड्थ बनी 40 माइनस 2x। इसी तरीके से ये बीच वाली ये जो लेंथ है, क्योंकि x इधर गया x इधर से गया, तो 50 माइनस 2x बन गया इसका ये। ओके अब एक चीज और देखो जरा, टोटल एरिया कितना है, पूरे का एरिया अगर आप देखेंगे
तो 50 × 40 यानी कि 2000 है, और बीच वाला एरिया 1184 है। तो क्या आप एरिया ऑफ पॉन्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 2000 माइनस 1184, भाई ग्रास वाला माइनस कर दिया तो पौंड का ही तो बचेगा। टोटल 2000 है, उसमें से 1184 माइनस किया तो पौंड का एरिया बच गया। पौंड का एरिया कितना निकल रहा है देखते हैं जरा। 9, ये बनेगा 8, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 6। 816 जो भी यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर, ये पौंड का एरिया निकल रहा है। अब बनाते हैं हम इक्वेशन। कैसे बनाएंगे भाई? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर पौंड ही तो है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यही करना है बस हमें, सीधा सा। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? 50 माइनस 2x, एक मिनट, 50 माइनस 2x इंटू ब्रेड्थ है 40 माइनस 2x, और ये इक्वल है 816 के। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बन गया भाई 2000, ये बन गया 100x, ये बन गया माइनस का 80x, और ये बन गया प्लस का 4x स्क्वायर, और इक्वल टू 816 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 180x, और 816 को इधर ले आओ जरा, तो ये तो वापस 1184 आ गया। ये तो वापस 1184 आ गया, क्योंकि 200 में से 816 माइनस किया तो 1184। 4 से डिवाइड कर लेते पूरी इक्वेशन को, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। एक्स स्क्र माइनस 45x माइनस 4 2 जा 8, देन 3 4 9 जा 4 6 जा। इस तरीके से हमने कर लिया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बस इसके फैक्टर्स निकालो एंड देन यू विल फाइंड x। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए माइनस का 296, माइनस का ही है ना ये, सॉरी सॉरी, ये प्लस का है भाई, क्योंकि 816 इधर जाएगा, प्लस का ही बचेगा, प्लस का, प्लस 296 आना चाहिए प्रोडक्ट तो, और सम आना चाहिए माइनस का 45। तो आप अगर इसको सर्च करेंगे तो 37 और 8 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 296 ही आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखो 296 ही आ रहा है, और सम दोनों को अगर मैं माइनस लेता हूं तो माइनस 45 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस 37 और x माइनस 8। x की एक वैल्यू तो हो गई 37 और एक वैल्यू हो गई 8। अब कौन सी ले भाई? 37 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है भाई। अगर मैंने 37 को ले लिया तो ब्रेड्थ और लेंथ क्या लोगे तुम, ये बताओ। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 40 माइनस 2 इंटू 37, यानी कि 74। क्या है ये तुम ब्रेड्थ लोगे? तो नेगेटिव में आ रही है तो नहीं हो सकती। तो इसकी बजाय हमें क्या लेनी पड़ेगी? इसकी बजाय हमें लेनी पड़ेगी 8। 8 को कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ओके, अब लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। पूछा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। लेंथ कितनी निकलेगी भाई? हम कह सकते हैं, एक मिनट यहां लिख देता हूं मैं। लेंथ हम कह सकते हैं 50 माइनस 2 इंटू 8, तो 50 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि 34। और ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूं तो 40 माइनस 2 इंटू 8, यानी कि 40 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि 24। ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने निकाल दी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू गिवन प्रॉब्लम। निकाल चुके हैं ऑलरेडी, निकाल के सोल्व भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये लिख देंगे एक्स स्क्र माइनस 45x प्लस 296 माइनस 45x प्लस 296, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उसके बाद कह रहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड। इधर क्या बोला था? यही बोला था।
यही बोला था, सेम है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड, तो वही लिखेंगे 24 और 34। 34 इसकी लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 24। 24 तो इस तरीके से। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर पूरा जो सोल्व किया ना, ये क्वेश्चन में एक्चुअली इतना ही चाहता था कि अगर ये x है ना डिस्टेंस, तो लेंथ को हमें लिखना था यहाँ पर 50 माइनस 2x और ब्रेड्थ को लिखना था 40 माइनस 2x, बस इतना ही करना था। ये बाद में यहाँ पर हमसे सोल्व, पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा, मतलब क्वेश्चन हमसे बनवाएगा, तो हमें यहाँ पर पहुंचना था। फिर लास्ट वाले पार्ट में हमसे लेंथ और ब्रेड्थ एक्चुअल निकालनी थी, जो कि हमने ये निकाली, लेकिन हमने वो फर्स्ट पार्ट में ही सारा कुछ सोल्व कर दिया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अरिहंत बुक से हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।